स्मार्टी ने अपने हंटिंग प्लान के बारे में सोचते हुए कहा, लिन युआन, क्यों ना हम ब्लैकबैक माउंटेन पिग्स का शिकार करें? इस बार उनसे ढेर सारा ब्रेज्ड पोर्क बनाया जा सकता है। लेकिन लिन युआन थोड़ा हिचकिचाया। उसे चिंता थी कि अगर वो ब्लैकबैक माउंटेन पिग्स के पीछे गए तो फिर एंडलेस फॉरेस्ट के अंदर गहराई तक नहीं जा पाएंगे। तभी पास खड़ा एक अनजान आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी नजर काफी तेज है। मैंने सुना था कि तुमने एक नजर में ही समझ लिया कि हमारा मिशन माउंटेन पिग्स का है। फिर उसने समझाया, हाल ही में डायमेंशनल रिफ्ट्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। उनका असर फेडरेशन के सबसे बड़े पिग फार्म पर भी पड़ा है। इसी वजह से पोर्क की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। लिन युआन थोड़ा असहज होकर बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या ये तुम्हारा पहली बार टीम ढूंढकर मिशन लेने का अनुभव है? लिन युआन हैरानी से बोला, क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चला? वो आदमी हंस पड़ा। कोई भी अनुभवी एडवेंचरर इतने महंगे कपड़े पहनकर मिशन पर नहीं आता। एक मिशन का रिवॉर्ड तो इन कपड़ों की रिपेयर कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएगा। ये सुनकर लिन युआन को अचानक एहसास हुआ, लिंगजियाओ ने जो कपड़े उसे दिए थे वे सचमुच बेहद महंगे थे। तभी लिन युआन की नजर दूर खड़े कुछ लोगों पर गई। उसने पूछा, लेकिन उधर भी तो कुछ लोग काफी आलीशान कपड़े पहने हुए हैं। वो आदमी सिर हिलाकर बोला, उनसे अपनी तुलना मत करो। वे हीलिंग टाइप मास्टर्स हैं। हर स्क्वाड के लिए वे वीआईपी होते हैं। पूरी टीम उन्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन और सम्मान देती है। लिन युआन ने फिर पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं हीलिंग टाइप नहीं हूं? आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम सच में हीलिंग टाइप वीआईपी होते तो गिल्ड अलायंस पहले ही तुम्हारे लिए पर्सनल रिसेप्शन और मिशन रिकमेंडेशन का इंतजाम कर चुका होता। तब तुम यहां यूं खड़े होकर टीम ढूंढ ही नहीं रहे होते। इसके बाद उसने दोस्ताना अंदाज में कहा, चलो न्यूबी, पहली बार है तो हमारे ग्रुप के साथ माउंटेन पिग मिशन पर चलो। एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर साथ होंगे तो बहुत कुछ सीखोगे और चोट लगने का खतरा भी कम रहेगा। लिन युआन ने समझाया कि डैम्प मॉस, ब्लैक बैक माउंटेन पिग्स और स्विफ्ट शैडो लिंक्स कब्स जैसे बेसिक स्पिरिचुअल मटेरियल्स के लिए एंडलेस फॉरेस्ट की गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी पहली मिशन के लिए माउंटेन पिग्स का शिकार एक अच्छा विकल्प था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जैंग शावी चिल्लाया, एंडलेस फॉरेस्ट जाने वाली ट्रेन निकलने वाली है। इस टीम को एक वेटरन ड्राइवर लीड कर रहा है। हमें तुरंत एक हीलिंग टाइप स्पिरिट की प्रोफेशनल की जरूरत है। इतना कहते ही जैंग शावी उछलकूद करते हुए लोगों को रिक्रूट करने लगा। जो भी हमारी टीम ज्वाइन करेगा वो मेरा सबसे प्यारा डार्लिंग होगा। मैं उसे सबसे कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस दूंगा। पीछे खड़ा लिन युआन ये सब देखकर थोड़ा शक अंदाज में बोला, हे, कुछ ज्यादा ही मजाकिया नहीं लग रहा? उसके बगल में खड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यही तो जिंगजियाओ का स्टाइल है। उसी समय शाइनी यिन ने सख्त आवाज में टोका, जिंगजियाओ, एक बार तो ढंग से रिक्रूट करो। फिर उसने खुद आगे बढ़कर अनाउंसमेंट किया, एक्सट्रीम गिल्ड की रिजर्व स्क्वाड एस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए एंडलेस फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में जा रही है। हमारा मिशन गोल्ड रैंक एमरल्ड स्केल आई स्नेक का वेनम इकट्ठा करना है। इसके लिए हमें तुरंत एक हीलिंग टाइप स्पिरिट चीफ प्रोफेशनल चाहिए। उसने साफ शर्तें भी बता दी। एप्लीकेंट कम से कम सी रैंक हीलिंग टाइप स्पिरिट चीफ प्रोफेशनल होना चाहिए और उसके हीलिंग टाइप स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म की रैंक कम से कम सिल्वर होनी चाहिए। लिन युआन ने मन ही मन अपनी स्थिति जांची। वो इन दोनों कंडीशंस पर पूरी तरह खरा उतरता था। और सबसे जरूरी बात, ये टीम भी एंडलेस फॉरेस्ट की गहराई में जा रही थी, जहां वो खुद जाना चाहता था। ये सुनते ही आसपास की भीड़ उत्साह से भर उठी। ये तो एक्सट्रीम गिल्ड की टीम है। शाइनी यिंग, हम हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लिन युआन ये सब देखकर पूरी तरह उलझ गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये लोग कोई सेलिब्रिटी हैं? इनके लिए इतनी बड़ी भीड़ क्यों जमा हो गई है? पास खड़े एक आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो भी स्टार वेब इस्तेमाल करता है वो बी क्लास क्लब गिल्ड एक्सट्रीम गिल्ड को जरूर जानता है। फिर उसने लिन युआन की तरफ देखकर पूछा, सच बताओ, क्या आज सच में तुम्हारा यहां पहला दिन है? लिन युआन ने जवाब दिया, मुझे तो बस इतना पता है कि एस टूर्नामेंट में 16 ए क्लास क्लब गिल्ड्स हिस्सा लेती हैं। ये सुनकर वो आदमी उत्साह से समझाने लगा, हाँ, 16 टीम्स तो होती हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग हर साल बदलती रहती है। जो बी क्लास क्लब गिल्ड्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उन्हें ए क्लास में प्रमोट होने का मौका मिलता है। और इस साल एक्सट्रीम गिल्ड उन टीम्स में से एक है जिसके ए क्लास में पहुंचने के चांसेस सबसे ज्यादा है। शाइनी यिंग ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। इतने में एक युवक आगे आया और बोला, मैं अप्लाई करने आया हूं। शाइनी यिंग ने कहा, पहले अपना स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म दिखाइए।
उधर दूसरा एप्लीकेंट मन ही मन पछताने लगा। वो सोच रहा था कि समझाने वाली बातों में ध्यान लगाकर उसने मौका गवा दिया और कोई उससे पहले पहुंच गया। फिर उसने जल्दी से कहा, कृपया इसके बदसूरत अपीयरेंस को देखकर जज मत कीजिए, इसकी हीलिंग एबिलिटी टॉप टियर है। लिन युआन ने हाथ बांधकर पूरे सीन का निरीक्षण किया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सिर्फ कॉपर रैंक का है, क्वालिफिकेशन पूरी ही नहीं करता, लेकिन इससे एक बात जरूर पता चल जाएगी। देखते हैं इस कोड की जजमेंट कितनी अच्छी है। तभी जांग शियाओई हंसते हुए बोला, वाह, सबसे पहले स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाई है, इतनी करेज तो माननी पड़ेगी, बुरा नहीं है। ये सुनते ही लिन युआन थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि ये कैच फ्रेज कहीं पहले भी सुन चुका है। स्मार्टी भी मन ही मन सोचने लगी, ये डायलॉग कहीं सुना सुना सा लग रहा है। उसी समय पास खड़ा एक आदमी उस एप्लीकेंट की ओर इशारा करते हुए बोला, इस सलाइवा टर्टल डव की पीठ पर बने ऑरेंज स्पॉट्स अभी तक आपस में जुड़कर पूरे पैच भी नहीं बने हैं, इतनी कम ग्रोथ के साथ भी ये अप्लाई करने आ गया। वो अजनबी आदमी उस एप्लीकेंट की आलोचना करते हुए बोला, इस सलाइवा टर्टल डव की पीठ पर बने ऑरेंज स्पॉट्स अभी तक आपस में जुड़कर पूरे पैच भी नहीं बने हैं। साफ दिख रहा है कि ये अभी सिल्वर रैंक तक भी नहीं पहुंचा। ये टीम की रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं करता। अगर सिस्टर शाइनी इसे ज्वाइन करने देंगी तो ये सिर्फ टीम पर बोझ बनेगा। लिन जुआन ने यह सुनकर कहा, किसी को सिर्फ उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। फिर उसने मन ही मन सोचा, लेकिन मानना पड़ेगा, इस आदमी की नजर काफी तेज है। शाइनी यिंग ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है हम थोड़ा देर से पहुंचे हैं। हालांकि इसका स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म अभी सिर्फ कॉपर रैंक का है, लेकिन यह एप्लीकेंट पहले से ही एक काफी ताकतवर स्पेशल स्पिरिट ची प्रोफेशनल लगता है। इसके बाद उसने टैनरॉन और लू पिनरियू की तरफ देखा। तुम दोनों की क्या राय है? लू पिनरियू ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ठंडे स्वर में कहा, एप्लीकेशन रिजेक्ट। उसने आगे समझाया, हमारा टारगेट एमरल्ड स्केल आइस स्नेक है। भले ही वो गोल्ड रैंक का हो, लेकिन उसके हैबिटेट के आसपास प्लैटिनम रैंक स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म्स भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये एप्लीकेंट अपनी टीम को पर्याप्त सपोर्ट नहीं दे पाएगा। टैनरॉन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के वही फैसला सुनाया। जब इसने अपना स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म समन किया था, तभी मैंने इसकी स्पिरिट ची फ्लक्चुएशन महसूस कर ली थी। इसकी स्ट्रेंथ अभी सिर्फ पीक डी रैंक पर है, ये अभी सी रैंक से भी थोड़ा नीचे है, इसलिए मेरी तरफ से भी इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट है। शाइनी यिंग ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, तुमने इन दोनों की राय सुन ली, मुझे अफसोस है, लेकिन हमारा जवाब ना है। ये सुनकर वो युवक मायूस हो गया। फिर भी उसने विनम्रता से कहा, मैं आपका फैसला समझता हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो युवक शर्म छोड़कर अपनी किस्मत आजमाते हुए बोला, अगर मैं आपकी टीम में शामिल नहीं हो सकता तो क्या कम से कम एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? ये सुनते ही आसपास खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। देखा, इसका असली मकसद तो यही था, नीचे उतर, अगर ऑटोग्राफ मिलेंगे तो सबसे पहले हमारी बारी है। लेकिन वो युवक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर कहा, सिस्टर शाइनी, क्या आप मेरे चेस्ट पर साइन कर देंगी? फिर जल्दी से बोला, वैसे मैं हीलिंग टाइप नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है, मैं टीम पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगा। पास खड़ा वही अजनबी आदमी मुस्कुराकर बोला, मैं एक्सट्रीम टीम का फैसला समझ सकता हूं। अगर कोई दूसरी टीम होती तो शायद स्टैंडर्ड से थोड़ा कम होने पर भी उसे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन एक्सट्रीम टीम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि उन्हें हीलिंग टाइप प्रोफेशनल्स चुनने में बेहद सिलेक्टिव होने का पूरा अधिकार है। फिर उसने उस युवक से कहा, और हमारी टीम को भी कम मत समझना। उसी समय उसकी नजर लिन युआन पर पड़ी। अगले ही पल वो हैरानी से बोला, अरे तुम तो बड़े चालाक निकले, क्या तुम सच में हीलिंग टाइप स्पिरिट ची प्रोफेशनल हो? शाइनी यिंग ने हाथ उठाकर लिन युआन को रुकने का इशारा किया और विनम्रता से बोली, माफ कीजिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, एस टूर्नामेंट सीजन के अलावा हम ऑटोग्राफ नहीं देते। लिन युआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप गलत समझी, मैं सचमुच एक हीलिंग टाइप स्पिरिट ची प्रोफेशनल हूं। मेरे पास सी रैंक स्पिरिट ची है और सिल्वर रैंक का हीलिंग टाइप स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म भी। मैं आपकी टीम में शामिल होने के लिए ऑफिशियली अप्लाई करता हूं। ये सुनते ही लू पिनरू और टानरान दोनों उसकी तरफ देखने लगे। दोनों ने एक साथ हैरानी से पूछा, तुम सी रैंक हो? उधर जांग स्याओए खुशी से उछल पड़ा, आखिरकार अब हमें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शाइनी यिंग ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो। फिर उसने गंभीर स्वर में लिन युआन से कहा, पहले मिशन की कंडीशन सुन लो। हमारा मिशन एंडलेस फॉरेस्ट की गहराई में जाकर एमरल्ड स्केल आइस स्नेक का वेनम इकट्ठा करना है। मिशन पूरा होने पर तुम्हें कुल रिवॉर्ड का 30% हिस्सा मिलेगा, लेकिन वेनम तुम्हें नहीं दिया जा सकता। तुम्हारा हिस्सा सिर्फ कैश कॉम्पनसेशन के रूप में मिलेगा। शाइनी यिंग ने पूछा कि क्या लिन युआन इन टर्म्स को एक्सेप्ट कर सकता है। लिन युआन ने शांत भाव से जवाब दिया कि उसे इस अरेंजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने एक शर्त रखी, अगर रास्ते में उसे कोई रेयर स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म मिला तो वो उसे वाइल्ड में कलेक्ट करेगा।
अगर टीम के किसी मेंबर को इससे कोई आपत्ति नहीं है तो वो उनके साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार है। ये सुनते ही जांग शाओ, शाइनी यिंग, लू पिनरू और तान रान हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुम एंडलेस फॉरेस्ट में रेयर स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म्स कलेक्ट करने वाले हो? लिन युआन मन ही मन सोचने लगा कि शायद इन्हें लग रहा है कि इससे उनकी जर्नी स्लो हो जाएगी। स्मार्टी ने धीरे से जवाब दिया कि शायद ऐसा ही होगा। शाइनी यिंग ने शक भरी नजरों से लिन युआन को देखा और पूछा, क्या तुम एक क्रिएशन मास्टर भी हो? लिन युआन ने सिर खुजाते हुए माना कि हाँ, वो एक क्रिएशन मास्टर भी है। फिर उसने पूछा, क्या ये बात इतनी आसानी से समझ में आ गई? शाइनी यिंग ने बताया कि क्रिएशन मास्टर्स हमेशा रेयर ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश में रहते हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे कई लोगों को देखा है। लेकिन अगर लिन युआन सच में एक क्रिएशन मास्टर है तो उसके रिवॉर्ड शेयर में 5% और जोड़ दिए जाएंगे। हालांकि उससे पहले उन्हें उसकी हीलिंग एबिलिटी वेरीफाई करनी होगी। ये सुनते ही जांग शाई घबरा गया। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम लोग फिर से मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनाने वाले हो? शाइनी यिंग ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, बिल्कुल, टीम में सिर्फ तुम ही डिफेंस टाइप स्पिरिट चीफ प्रोफेशनल हो, तुम्हारे अलावा और किस पर टेस्ट करेंगे? खुद को बेबस महसूस करते हुए जांग जाओ ने प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कि ये डिफेंस टाइप स्पिरिट चीफ प्रोफेशनल्स के साथ साफ भेदभाव है। तभी तान रान आगे आया और बोला कि वो खुद टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है। उसने कहा कि वैसे भी उन्हें सिर्फ लिन युआन की हीलिंग एबिलिटी चेक करनी है। लेकिन जांग जाओ ने तुरंत उसकी बात ठुकरा दी। उसने कहा कि तान रान की हालत पहले से ही ठीक नहीं है, इसलिए ये टेस्ट वो खुद ही करेगा। जांग शाओ ने कहा कि इस बार उसका बड़ा भाई सब संभाल लेगा। उसने हंसते हुए कहा कि उसकी चमड़ी बहुत मोटी है और उसे दर्द से कोई डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो शाइनी यिंग के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो बेबस होकर उनसे बोला कि जरा हाथ हल्का रखना। ये सब देखकर लिन युआन हैरान रह गया। उसने मनी मन सोचा, ये लोग तो सच में इसे टेस्ट करने वाले हैं। अगले ही पल शाइनी यिंग ने पूरी ताकत से एक पंच मारा। लू पिनरू घबराकर बोला कि शाइनी यिंग इस बार सच में सीरियस है। शाइनी यिंग का जोरदार पंच सीधे जांग शाओ को लगा और वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उड़ते हुए भी जांग शाओ चिल्लाया कि उसने पहले ही कहा था, अगर शाइनी यिंग ऐसे ही करती रही तो उसकी कभी शादी नहीं होगी। लिन युआन ध्यान से ये सब देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि शाइनी यिंग ने एक मेटल टाइप स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म का इस्तेमाल किया है। उसने अपने मुक्के पर मेटल एलिमेंट एनर्जी चढ़ा रखी थी, जिससे वो अपने पंच की ताकत को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। तान रान ने घबराकर पूछा, जांग शाओ तुम ठीक तो हो? कराते हुए जांग शाओ बोला कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाइनी यिंग ने आत्मविश्वास से कहा कि वो सारी जिंदगी सिंगल नहीं रहने वाली। अब जब उसने उसे मार ही दिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। फिर उसने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दर्द सहते हुए जांग शाओ खांसने लगा। उसने कहा कि बस थोड़ी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, लेकिन वो अभी भी सह सकता है। फिर उसने लिन युआन की ओर देखकर कहा कि अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम मुझे हील नहीं कर पाए तो इतनी मार खाना बेकार चला जाएगा। लिन युआन ने तुरंत कहा कि ठीक है। कुछ ही पल बाद उसने बताया कि इलाज पूरा हो चुका है। ये सुनकर लू पिनरू चौंक गया। उसने अविश्वास से पूछा, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? जांग शाओ ने तुरंत कहा कि ये सच है, वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है। उसने लिन युआन की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी हीलिंग एबिलिटी कमाल की है, ये तो सिल्वर रैंक के स्टैंडर्ड तक पहुंच चुकी है। लू पिनरू ने पूछा कि कहीं शरीर के किसी और हिस्से में कोई छिपी हुई चोट तो नहीं है। वहीं तान रान हैरानी से बोला कि इतनी पावरफुल हीलिंग उसने पहले कभी नहीं देखी। शाइनी यिंग ने गर्व से बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट था। उसने जानबूझकर चोट को उसी लिमिट तक रखा था जितना एक सिल्वर रैंक हीलर आसानी से हील कर सकता था। जांग शाओ चुपचाप लिन युआन को देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि लिन युआन ने बिना किसी मेहनत की ही उसकी चोटों को मिड सिल्वर रैंक लेवल की हीलिंग से ठीक कर दिया। अगर वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म समन कर ले तो उसकी हीलिंग एबिलिटी कम से कम पीक सिल्वर रैंक तक पहुंच जाएगी। जांग शाओ ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं है। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप खुशी के माहौल में अपने ग्लास उठाकर टोस्ट करने लगा। शाइनी यिंग ने जांग शाओ को धीरे धीरे पीने के लिए कहा। उसने पूछा कि वो ऐसे क्यों पी रहा है, जैसे ग्रेप जूस नहीं बल्कि शराब पी रहा हो। जांग शाओ हंसते हुए बोला कि आज उसका मूड बहुत अच्छा है। फिर उसने लिन युआन की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी हीलिंग स्किल्स तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसने मजाक में कहा कि आगे चलकर उनकी स्क्वाड का एस शायद शाइनी यिंग नहीं बल्कि लिन युआन होगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो तो उसका नाम ही नहीं जानता। उसने पूछा, तुम्हें किस नाम से बुलाएं? लिन युआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे बस ब्लैक कहकर बुला सकते हो। ये कहते ही वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं वे लोग ऐसा नाम स्वीकार करेंगे भी या नहीं। स्मार्टी ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही उसे कोई अच्छा एलियस रखने की सलाह दी थी। जांग शाओ ने कहा कि भाई ब्लैक, तुम्हें एंडलेस फॉरेस्ट के स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म्स कितने खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा होना चाहिए। उसने समझाया कि अगर उन्हें वहां सुरक्षित तरीके से जाना है तो पहले पूरी तैयारी करनी होगी और सबसे जरूरी चीज है पर्याप्त रेडियंस कॉइन्स।
ये सुनकर लिन युआन मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये लोग मुझसे पैसे उधार तो नहीं मांगने वाले। तभी जांग शाओ ने सुझाव दिया कि पहले सब मिलकर एंडलेस फॉरेस्ट के पास बसे मिलस्टोन टाउन चलें। वहां कुछ पैसे कमा लेते हैं ताकि आगे के मिशन के लिए रिजर्व फंड्स तैयार हो जाएं। ये सुनकर लिन युआन मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये एडवेंचर स्क्वाड के भेष में कोई क्रिमिनल गैंग तो नहीं है। शाइनी यिंग झुंझलाकर बोले कि आखिर जांग स्याओ कब सुधरेगा। जांग स्याओ ने तुरंत सफाई देते हुए पूछा कि आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो। उसने बताया कि वो तो सिर्फ मिलस्टोन टाउन में ब्रेकफास्ट बेचकर पैसे कमाने की बात कर रहा था। उसने गर्व से कहा कि उसने अपनी बारबेक्यू स्किल्स यूं ही नहीं सीखी हैं। फिर वो उत्साह से बोला कि पिछली बार जो हुआ था वो इतना मजेदार था कि अगर यकीन नहीं है तो तान रान से पूछ लो। वो पिछली घटना सुनाने ही वाला था कि शाइनी यिंग ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। उसने कहा, कोई इसके मुंह में एक बन ठोस दो, शायद तब जाकर ये चुप होगा। तान रान जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि भाई जा शावी सच में सबसे कूल इंसान है। उधर लू पिन रू अपनी वार्डरोब साफ करने में लगी हुई थी। उसे देखकर लिन युआन हैरान हो गया। उसने सोचा, ये अपने साथ वार्डरोब लेकर क्यों घूम रही है। लू पिन रू मुस्कुराकर बोली कि धीरे धीरे लिन युआन को इन दोनों की आदत पड़ जाएगी। उसने बताया कि भाई शावी हमेशा ऐसे ही मजाक करता रहता है, जबकि बहन चाइनी वही है जो उसे कंट्रोल में रखती है। लिन युआन हंस पड़ा। उसने कहा कि दोनों की रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छी है। खाना खाते खाते जांग शाओ ने जिज्ञासा से पूछा, भाई ब्लैक, तुम मास्क पहनकर खाना कैसे खाओगे। लिन युआन ने अपना मास्क उतार दिया, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाते हुए कहा कि जांग शाओ की बात सही है। वैसे भी अब वे सब टीममेट्स हैं, इसलिए अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। तभी स्मार्टी ने नखरे करते हुए कहा कि वो भी सबके साथ खाना खाना चाहता है। लिन युआन हंसकर बोला, आज अचानक तुम्हें क्या हो गया, इतने नखरे क्यों कर रहे हो। उसी समय जांग शाओ के हाथ से खाना छूट गया। वो सदमे में वहीं का वहीं रह गया। जब लिन युआन ने देखा कि उसका चेहरा देखते ही सब लोग एकदम चुप हो गए हैं, तो उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ। क्या मास्क उतारने के बाद तुम लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। शाइनी यिंग उसकी तरफ देखते हुए बोली कि उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई ब्लैक इतना हैंडसम होगा। उसने हंसते हुए कहा कि अब समझ आया वो मास्क क्यों पहनता था। जांग शाओ ने तुरंत घोषणा कर दी कि वो मानता है भाई ब्लैक उन सब में सबसे हैंडसम है, लेकिन उसने ये भी कहा कि सेकंड प्लेस उसकी होगी और थर्ड प्लेस पर तान रान रहेगा। लू पिनरू उत्साह से बोले कि उसके पास कई बेहद स्टाइलिश आउटफिट्स हैं। उसने कहा कि बाद में वो उनमें से कुछ लिन युआन को दे देगी। ये सुनते ही किसी ने शिकायत की कि पिनरू उसे कभी कोई आउटफिट क्यों नहीं देती। ये सुनकर सब लोग फिर से हंस पड़े। उसी समय सीन बदलकर क्लेंजिंग सिन पूल पर पहुंच गया। आसमान में काले कौवे चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक कौवा रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ा, जबकि नीचे 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। आखिरकार वो कौवा एक गुफा के अंदर पहुंचा। वहां गहरे हरे रंग के एक पूल के बीचों बीच चुंगवू बंधा हुआ था। अंधेरे में एक प्लेग डॉक्टर मास्क पहने रहस्यमयी व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। उसके चारों ओर धुंध तैर रही थी। बुरी तरह बंधा हुआ चुंगवू घबराकर मदद की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि आखिरकार वो आ गया है। उसने उसे बचाने की गुहार लगाई और कहा कि डिमेंशनल रिफ्ट्स के बाहर मौजूद हिडन आउटपोस्ट्स की जानकारी सिर्फ उसी के पास है। उसने जोर देकर कहा कि वो अभी भी उनके काम आ सकता है। मास्क्ड फिगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा कि लगता है चुंगवू एक बात गलत समझ बैठा है। उसने ठंडे लहजे में कहा कि डार्क फेडरेशन के लिए चुंगवू अब किसी काम का नहीं रहा। अब उन्हें उससे सिर्फ एक बात जाननी है, मून एम्प्रेस ने अचानक उसके खिलाफ एक्शन क्यों लिया और क्या उसने उनका प्लान लीक कर दिया था। चुंगवू घबराकर तुरंत इनकार करने लगा। उसने कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। उसने अपनी विल रून की कसम खाकर कहा कि उसने कोई जानकारी लीक नहीं की। मास्क्ड फिगर तिरस्कार से हंसा। उसने कहा कि यह झूठ अपने पास ही रखो। फिर उसने याद दिलाया कि उस व्यक्ति के रूल्स हमेशा से बिल्कुल साफ रहे हैं। बेकार लोग युद्ध के लोहे के खुरों तले कुचले जाने के लिए ही पैदा होते हैं। यह सुनकर चुंगवू सिर्फ डर के मारे नाचन करता रह गया। अगले ही पल मास्क फिगर ने बिना किसी दया के उसकी जान ले ली। वहां से जाते हुए उसने कहा कि चुंगवू के बिना भी रिफ्ट खोला जा सकता है। अब उसे सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। कुछ समय बाद कांग्यू ने यू को चुंगवू की मौत की खबर दी। उसने सम्मानपूर्वक बताया कि अभी अभी सूचना मिली है कि क्लेंजिंग सिन पूल में चुंगवू की मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा कि स्पिरिट गार्ड डिवीजन की चीफ ये और इंस्पेक्टर तियायू पूछ रहे हैं कि इस मामले को आगे कैसे हैंडल किया जाए। कांग्यू ने यह भी कहा कि चुंगवू पूरे 2 महीने तक सजा सहने के बाद मरा है। वैसे भी ये उसके लिए काफी नर्म सजा थी। यू उस समय कुकबुक पढ़ रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा,
इसमें अब हैंडल करने जैसा बचा ही क्या है। उन्हें कहो जैसा ठीक लगे वैसा कर लें। उसने आगे कहा कि जिस व्यक्ति पर उसकी मूनलाइट पड़ जाती है वो सजा पूरी होने तक कभी जिंदा नहीं बचता। फिर उसने कहा कि शाओ युआन के ट्रेनिंग से लौटने से पहले उसे उसके लिए अभी 10 और लेसन्स तैयार करने हैं, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए उसे दोबारा परेशान न किया जाए। उधर लिन युआन ऊपर से पूरे जंगल को देख रहा था। वो हैरानी से बोला कि ये जंगल सच में कितना विशाल है। बाकी लोगों ने बताया कि रेडियंस फेडरेशन के सभी 13 महान शहर एंडलेस फॉरेस्ट की सीमा से जुड़े हुए हैं और वे लोग मिलस्टोन टाउन जा रहे हैं। यह सेंट ड्रैगन सिटी की सीमा पर बसी एक बॉर्डर सेटलमेंट है और रॉयल कैपिटल के सबसे नजदीक मौजूद टाउन भी है। नीचे की चहल पहल भरी सड़कों को देखकर लिन युआन बोला कि उसने सोचा भी नहीं था कि इतना दूर दराज इलाका इतना ज्यादा रौनक भरा होगा। ज़ेंग शाओ ने समझाया कि क्योंकि एंडलेस फॉरेस्ट बिल्कुल इसके पास है, इसलिए यहाँ हमेशा मर्चेंट्स आते जाते रहते हैं और सामान की ट्रेडिंग होती रहती है। इसी वजह से समय के साथ मिलस्टोन टाउन बहुत बड़ा और व्यस्त हो गया। लू पिनरू ने धीरे से कहा कि उनका हीलर ऐसा लगता है जैसे वो पहले कभी घर से बाहर ही नहीं निकला, लेकिन तान रान ने उसे तुरंत टोका। उसने कहा कि ऐसा मत कहो, आखिर वो अभी काफी छोटा है। इसके बाद शाइन यिंग ने सबको आगे का प्लान बताया। उसने कहा कि आज रात वे लोग मिलस्टोन टाउन में ही रुकेंगे। वो और लू पिनरू रोजमर्रा का सामान खरीदने जाएंगी। तान रान एक होमस्टे बुक करेगा। जहां तक लिन युआन की बात है, वो चाहें तो टाउन में घूम सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस आ जाना। आज रात यहीं आराम करेंगे और अगली सुबह अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। सबने शाइनी यिंग की बात मान ली। शाइनी यिंग पहले ज़ांग शाओ को भी कोई काम देने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि वो बस आराम करे और जो मन करे वही करे। ज़ांग शाओ ने तुरंत विरोध किया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे इतना निकम्मा समझती हो? सबके पास काम है, सिर्फ मेरे पास ही क्यों नहीं? शाइनी यिंग ने उसे पिछली बार की हरकत याद दिलाई। उसने कहा कि एक बार उसे जरूरी सामान खरीदने भेजा गया था, लेकिन वो बाकी सब चीजें छोड़कर पूरे 50 रोस्ट चिकन्स खरीद लाया था और ऊपर से हाथ में एक ड्रमस्टिक ऐसे पकड़े घूम रहा था जैसे कोई ट्रॉफी जीत कर आया हो। लू पिनरू ने ज़ांग शाओ को चेतावनी दी कि इस बार ढंग से रहना। उसने कहा कि वो जाकर आराम से बारबेक्यू ही खाए, कम से कम उससे टीम का नुकसान तो नहीं होगा। शाइनी यिंग ने भी लू पिनरू से कहा कि उसे छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। ज़ांग शाओ बड़बड़ाते हुए बोला कि इस बार तो उसने कोई गड़बड़ नहीं की थी। लिन युआन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि शायद उसे बीच में कुछ कहना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद ज़ांग शाओ खुशी से बोला कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर उसने लिन युआन को बारबेक्यू खाने चलने का न्योता दिया। ये देखकर लिन युआन को शक हुआ कि शायद वो अब तक सिर्फ नाटक कर रहा था। ज़ांग शाओ ने जोर से ऑर्डर दिया, 30 किडनी स्क्यूअर्स, एक्स्ट्रा स्पाइसी। ये सुनकर लिन युआन सोचने लगा कि क्या वो सच में इतना सब खा पाएगा। तभी एक छोटा बच्चा अपनी मां से घबरा कर पूछने लगा, मां, आसमान क्यों फट गया? लिन युआन ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने ऊपर देखा तो आसमान में लाल रंग की एक विशाल दरार दिखाई दी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बाहर निकलने वाला है। उधर ज़ांग शाओ अभी भी अपने बारबेक्यू पर गर्व कर रहा था और उसे सबको दिखा रहा था, लेकिन लिन युआन ने घबराकर उससे कहा, ऊपर देखो। अगले ही पल वो विशाल स्पेशल रिफ्ट पूरी तरह खुल गई। उसके अंदर से कीड़ों से भरी एक डिमेंशनल रिफ्ट दिखाई देने लगी। पूरे टाउन में अफरा तफरी मच गई। लोगों को तुरंत आदेश दिया गया कि वे जल्दी से डिफेंसिव शेल्टर्स की ओर निकल जाएं। ज़ैंग शाओ ने तुरंत लिन युआन से कहा कि वे यहां से निकल जाएं। उसने कहा कि पहले शाइनी यिंग और बाकी टीम से तय की गई रेंडेवू पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, लेकिन लिन युआन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह रिफ्ट टाउन के बहुत करीब खुली है। अगर अभी इसे नहीं रोका गया तो टाउन खतरे में पड़ जाएगा। ज़ैंग शाओ ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया कि इंसेक्टाइड की पहली वेव जमीन पर गिरते ही मर जाएगी, इसलिए उनके पास अभी टीम के साथ दोबारा इकट्ठा होकर प्लान बनाने का समय है। इसी बीच रिफ्ट के अंदर से अजीब अजीब जीव नीचे गिरने लगे। वे भारी आवाज के साथ जमीन पर आकर टकरा रहे थे। लिन युआन आसमान की तरफ देखते हुए स्थिति का अंदाजा लगाने लगा। उसने सोचा कि फिलहाल तो कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? ज़ांग शाओ ने कहा कि जो इंसेक्ट्स जिंदा बचेंगे उन्हें भी दोबारा इकट्ठा होने में समय लगेगा। तब तक टाउन के बाहरी इलाकों में मौजूद लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकते हैं, इसलिए पहले शाइनी यिंग और बाकी साथियों को ढूंढना बेहतर होगा। उधर शाइनी यिंग ने उन्हें देखकर पूछा कि वे लोग इतनी देर से क्यों आए। फिर उसने रिफ्ट को ध्यान से देखकर कहा कि ये रिफ्ट कुछ अलग लग रही है। अंदर से लगातार आने वाली भनभनाहट सुनकर उसे लगा कि ये किसी इंसेक्ट टाइप डिमेंशन से जुड़ी हुई है। ज़ांग शाओ ने पूछा कि इसका लेवल कितना होगा। लिन युआन ने स्थिति का आकलन करते हुए कहा कि ये लेवल 2 से नीचे है। ज्यादा से ज्यादा पीक लेवल 1 या लेवल 1 की रिफ्ट होगी। अगर इससे ज्यादा ताकतवर होती तो इतनी दूर खड़े होने पर भी उन पर उसका असर महसूस होने लगता।
ये सुनते ही शाइनी यिंग ने तुरंत बैटल की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसने अफसोस जताते हुए कहा कि उनकी किस्मत सच में खराब है। इस अचानक आई रिफ्ट की वजह से फ्रॉस्ट के लाई सर्पेंट वाला मिशन यहीं खत्म करना पड़ेगा। फिर उसने लिन युआन से कहा कि वो वापस कैपिटल गिल्ड अलायंस चला जाए, वहां जाकर मिशन की जमा की हुई डिपॉजिट वापस ले लेना, उसी को कॉम्पनसेशन मान लेना। उसने मन ही मन तय किया कि बाकी लोग यहीं रुककर मिलस्टोन टाउन को इंसेक्टाइड से बचाएंगे। जांग शाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन शाइनी यिंग ने दृढ़ आवाज में कहा कि लिन युआन पर उनके साथ लड़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं है और उन्हें भी उसे यहां रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लिन युआन कुछ पल चुप खड़ा रहा, उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमारी टेम्परेरी टीम तब तक डिसबैंड नहीं होगी जब तक ये इंसेक्टाइड खत्म नहीं हो जाती। जांग शाओ ने उसकी ओर गंभीर नजरों से देखा। तब लिन युआन ने पूछा, क्या इस टाउन की रक्षा के लिए सिर्फ तुम चारों ही रुकने वाले हो? जांग शाओ ने अपना मुखा आगे बढ़ाया। लिन युआन ने भी मुस्कुराते हुए उससे फिस्ट पंप किया। जांग शाओ बोला, आज से तुम मेरे भाई हो। लिन युआन ने जवाब दिया, और बैटल शुरू होते ही तुम्हारी हीलिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बाद शाइनी यिंग ने कहा कि उनकी छोटी सी टीम अकेले इस इंसेक्टाइड को नहीं रोक सकती, इसलिए सबसे पहले लोकल गिल्ड ब्रांच जाकर रीइंफोर्समेंट्स इकट्ठा करने होंगे। सबने उसकी बात से सहमति जताई। जब लिन युआन तेजी से आगे बढ़ने लगा तो शाइनी यिंग ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करना। अगर तुम खुद मुसीबत में फंसे तो मैं तुम्हें बचाने के लिए अलग से एक्शन नहीं लूंगी। लिन युआन ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं भी खड़े होकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। उसके कंधे पर बैठी मकड़ी जैसी फे हल्का सा हंस पड़ी। उसने कहा, यह पीक लेवल 1 डायमेंशनल रिफ्ट है। लिन युआन ने तुरंत इसका मतलब समझ लिया। उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो अंदर कम से कम लेवल 3 इंसेक्ट यानी गोल्ड टियर फे के बराबर का दुश्मन जरूर होगा, और यही वजह है कि उसे यहीं रुकना होगा। वो फे बोली, क्या तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे लड़ाई में उतरने पर मजबूर करना चाहते हो? याद रखो, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा है, बाकी किसी की नहीं। लिन युआन ने उससे पूछा, अगर हम सब इंसेक्टाइड को नहीं रोक पाए और यहां मर गए तो क्या तुम मिलस्टोन टाउन की रक्षा करोगी? उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, नहीं, मैं एक एराक्निड फे हूं, इंसान नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें मौत के किनारे से वापस खींच सकती हूं, बाकी लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लिन युआन ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर विश्वास से कहा, मैं नहीं मरूंगा। इतना कहकर वो बैटलफील्ड की ओर बढ़ गया। चलते हुए उसने सोचा, यही मेरी असली अग्नि परीक्षा है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। ये सुनकर वो फे बोली, अगर तुम सच में इस इंसेक्टाइड को रोकने में सफल हो गए तो मैं इस पीक लेवल 1 डायमेंशनल रिफ्ट से एक सोर्स टाइप आइटम निकालकर तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में दूंगी। लिन युआन मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, तो फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उधर किसी ने ब्रांच प्रेसिडेंट को मौजूदा सैन्य स्थिति की रिपोर्ट दी। उसने बताया कि मिलस्टोन टाउन में रजिस्टर्ड कॉम्बैट टाइप ऑरा प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 1325 है। इनमें से 215 लोग इस समय टाउन से बाहर हैं, बाकी 1110 डिफेंडर्स पूरी तरह इकट्ठा हो चुके हैं। उसने आगे बताया कि टाउन में मौजूद बाहरी कॉम्बैट टाइप ऑरा प्रोफेशनल्स की संख्या 113 है। इनमें 87 ब्रॉन्ज टियर, 25 सिल्वर टियर और 1 गोल्ड टियर फे वाला प्रोफेशनल मौजूद है। रिपोर्ट पूरी करने के बाद उसने ब्रांच प्रेसिडेंट से अगले ऑर्डर्स मांगे। वृद्ध व्यक्ति ने स्थिति का आकलन करते हुए कहा, हालांकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन इसे एक तरह से सौभाग्य भी कहा जा सकता है। उसने बताया कि इस समय मिलस्टोन टाउन में 1000 से ज्यादा फाइटर्स इकट्ठा है, इसलिए उनके पास अंत तक लड़ने का मौका अभी भी मौजूद है। पास खड़े एक व्यक्ति ने चिंता जताई, फिर उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ खड़ा था। उसने कहा कि टाउन में रहने वाले हीलर टाइप प्रोफेशनल्स सिर्फ 5 हैं और बाहर से आए हीलर्स में भी सिर्फ एक ब्रॉन्ज टियर स्पिरिट डव वाला प्रोफेशनल मौजूद है। उसने तुरंत सफाई दी, मैं किसी की शक्ल देखकर फैसला नहीं कर रहा, लेकिन इतनी कमजोर हीलिंग पावर शायद इंसेक्टाइड के दौरान होने वाले घायलों को संभालने के लिए काफी नहीं होगी। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि शक्ल देखकर फैसला मत करो? वृद्ध व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर बोला, सिर्फ 5 हीलर्स और उनमें भी सिर्फ 4 ब्रॉन्ज टियर हीलिंग फे हैं। ऐसी स्थिति में डायमेंशनल इंसेक्ट रिफ्ट का सामना करना भारी नुकसान की वजह बन सकता है। उसने अफसोस जताते हुए कहा, अगर यहां एक भी सिल्वर टियर हीलिंग फे होती तो कैजुअलिटीज काफी कम हो जाती। तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृद्ध व्यक्ति ने अंधेरे की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है वहां? जांग शाओ हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और बोला, जब इतनी इज्जत से पूछा है तो अपना परिचय देना तो बनता है।
शाइनी इंग ने तुरंत उसे डांट दिया। उसने कहा, यह मजाक करने का समय नहीं है। फिर उसने औपचारिक रूप से रिपोर्ट दी। एक्सट्रीम क्लब रिजर्व स्क्वाड बैटल में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। हमारी टीम में 2 ऑफेंस टाइप ऑरा प्रोफेशनल्स, 1 डिफेंस टाइप प्रोफेशनल, 1 सपोर्ट टाइप प्रोफेशनल और 1 हीलर टाइप प्रोफेशनल है। हम बैटल में शामिल होने की अनुमति चाहते हैं। ये सुनकर लिन युआन ने मन ही मन सोचा, अगर शाइनी इंग सीधे हमारी असली ताकत भी बता देती तो इससे सबका मोराल थोड़ा और बढ़ जाता। उधर टैंड्रन सीधे खड़ा हो गया। ज़ैंग श्याओ पूरे आत्मविश्वास के साथ लू पिनरू के पास पोज बनाकर खड़ा हो गया। पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे लंबे समय से साथ लड़ते आए हों। टैंड्रन आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया। मैं एक ऑफेंस टाइप ऑरा प्रोफेशनल हूं और मेरे पास गोल्ड टियर 5 है। इसके बाद ज़ैंग श्याओ बोला, मैं डिफेंस टाइप ऑरा प्रोफेशनल हूं और मेरे पास भी गोल्ड टियर 5 है। लू पिनरू मुस्कुराते हुए बोली, मैं सपोर्ट टाइप ऑरा प्रोफेशनल हूं और मेरे पास सिल्वर टियर 5 है। फिर शाइनी यिंग शांत अंदाज में आगे बढ़ी, मैं ऑफेंस टाइप ऑरा प्रोफेशनल हूं और मेरे पास गोल्ड टियर 5 है। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक्साइटेड हो गए। ये तो एस लीग लेवल स्क्वाड है। यकीन नहीं हो रहा कि हमारे आइडल्स भी मिलस्टोन टाउन में है। आज तो किस्मत ही खुल गई। अब हमारे पास सच में पावरफुल रीएनफोर्समेंट्स है। आखिर में लिन युआन आगे बढ़ा और बोला, मैं ब्लैक हूं, एक हीलर टाइप ऑरा प्रोफेशनल और मेरे पास सिल्वर टियर 5 है। ये सुनते ही भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार एक सिल्वर टियर हीलर आ ही गया। अब हमारी जान आपके हाथों में है। इसके बाद मिलस्टोन टाउन के गार्डियन ने ज़ैंग श्याओ का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम सब यंग जनरेशन के एलीट प्रोफेशनल्स हो और पहले से टीम की तरह साथ काम करते हो, इसलिए टाउन डिफेंस की कमांड भी तुम लोगों को ही संभालनी चाहिए। ज़ैंग श्याओ ने विनम्रता से मना कर दिया, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। टाउन डिफेंस की कमांड तो टाउन गार्डियन को ही संभालनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर बूढ़े आदमी के सीने पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी। उस पर लिखा था मिलस्टोन टाउन गार्डियन। तभी उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई। शाइनी इंग बिना झिझक आगे बढ़ी और बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बैटल की कमांड हम संभालेंगे। फिर उसने आसपास मौजूद लोगों से पूछा, क्या किसी के पास ऐसा छोटा फ्लाइंग फाई है जो रिफ्ट के आसपास जाकर स्काउट कर सके? अगर हमें पहले से इंसेक्टाइड के लीडर का पता चल जाए तो हम पहले ही तैयारी करके उसे टारगेट कर सकते हैं। ये सुनकर पूरा क्राउड चुप हो गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ज़ैंग श्याओ ने सिर खुजलाते हुए कहा, यह तरीका शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रॉन्ज टियर तक पहुंचने के बाद ज्यादातर फ्लाइंग फे इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रॉन्ज टियर से नीचे वाले फ्लाइंग फे में इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि वो स्काउट करके सही इंफॉर्मेशन वापस ला सकें। ये सुनकर शाइनिंग यिंग ने निराश होकर सांस छोड़ी। काश लू पिनरू के पास कोई फ्लाइंग फे होता। तभी लिन युआन ने हाथ उठाकर कहा, मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूं। फिर उसने पूछा, क्या साओ जाओ ये मिशन संभाल सकता है? उसने साओ जाओ को निर्देश दिए, तुम्हारा मिशन सिर्फ रिकॉनेसेंस है। कीड़ों से डायरेक्ट बैटल बिल्कुल मत करना, बस पूरे इंसेक्ट स्वार्म के चारों ओर उड़कर ऑब्जर्वेशन करना। अगर कोई लेवल 3 टारगेट दिखे तो सिर्फ एक नजर देखना ही काफी होगा। उसने आगे कहा, हवा में स्पेशल इंटरफेरेंस होने की वजह से सिर्फ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइस ही काम करेगा, इसलिए इंसेक्ट फील्ड गाइड जितनी हो सके याद कर लेना, और अगर कुछ भूल जाओ तो कम से कम उनका अपीयरेंस याद करके बताना। यह सुनकर ज़ैंग श्याओ हैरान रह गया। उसने कहा, लगता है लिन युआन कोई साधारण कॉम्बैट टाइप हीलर नहीं है। उसका छोटा फ्लाइंग फे भी काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहा है। कम से कम सिल्वर टियर तो जरूर होगा। तभी लू पिनरू ने उसे टोका, अभी बातें छोड़ो। इसके बाद उसने आराम से एक कैबिनेट खोला। उसके अंदर एक पावरफुल क्रिएचर था, ग्लो वीविंग सिल्क वॉर्म। उसका पूरा स्टेटस भी सामने दिखाई दे रहा था। फिर लू पिनरू ने अपना स्किल इस्तेमाल किया, स्पिरिट थ्रेड वीविंग। लिन युआन और ज़ैंग श्याओ ये देखकर दंग रह गए। दोनों ने उसकी टेक्निक की तारीफ की। इसके बाद लू पिनरू ने लिन युआन से कहा, पहले ये कैरापिर्स सिल्क आर्मर पहन लो, ये फिजिकल अटैक्स को ब्लॉक करने में मदद करेगा। ज़ैंग श्याओ ने भी समझाया, इस आर्मर को पहनना बहुत आसान है। बैटल के दौरान हीलर पूरी फ्रंटलाइन का कोर होता है, इसलिए उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। लिन युआन ने सिर हिलाकर बात मान ली। जैसे ही उसने आर्मर पहना, उसके चारों ओर एक पतली परत जैसी स्पिरिट बैरियर बन गई। करीब 10 मिनट बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने लू पिनरू द्वारा बनाया गया स्पेशल आर्मर पहन लिया था। शाइनी यिंग ने चिंता जताते हुए कहा, मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन लू पिनरू मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूं, बस एक ग्रेट वन स्नो जिनसिंग खाकर 5 मिनट रेस्ट कर लूंगी तो पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगी। तभी लिन युआन ने ध्यान लगाकर अपना स्पिरिट इन्फ्यूजन एक्टिवेट किया। उसका हाथ तेज रोशनी से चमक उठा। ये देखकर लू पिनरू हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे तो तुरंत ही काफी बेहतर महसूस होने लगा। ये टेक्निक सच में कमाल की है।
जांग शाओ हैरानी से बोला, ड्रैगन लाइन ब्लड और स्पिरिट इन्फ्यूजन स्किल का कॉम्बिनेशन सच में कमाल का है। लगता है लिन युआन अब तक अपनी असली ताकत छिपा कर चल रहा था। उसी समय शाइनी यिंग ने तुरंत स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। उसने आदेश दिया, डिफेंसिव फॉर्मेशन में सभी सिल्वर टियर या उससे ऊपर के फे यूजर्स फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। ब्रॉन्ज टियर और उससे नीचे वाले लोग पीछे से रेंज सपोर्ट देंगे। डिफेंस टाइप सबसे आगे रहेंगे, ऑफेंस टाइप दोनों फ्लैंक्स पर रहकर दुश्मनों को स्वीप करेंगे, और हीलर्स सबसे पीछे रहेंगे ताकि जरूरत पड़ते ही तुरंत सपोर्ट दे सकें। उधर एक चिड़िया जैसी स्पिरिचुअल क्रीचर सुस्त पड़ी हुई थी। उसके मुंह से लगातार एक लिक्विड टपक रहा था। उसके मुंह में एक फनल लगाया गया था। एक युवक बड़े कंटेनर से धीरे धीरे उसमें लिक्विड डाल रहा था और बोला, ध्यान रखना, अगर इसका स्पिट बीच में खत्म हो गया तो फिर इसे इसकी फेवरेट ऐश कैरापस बग्स कभी खाने को नहीं मिलेंगी। इसी बीच साउंड ने टीम से संपर्क किया। उसने बताया, मैं इंसेक्ट सोहम तक पहुंच गया हूं। लिन युआन ने जवाब दिया, जल्दी मूव करो, लेकिन किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। साउंड ने देखा कि डायमेंशनल रिफ्ट लगभग पूरी तरह खुल चुका था और रिफ्ट के नीचे पूरा इंसेक्ट स्वॉर्म इकट्ठा हो रहा था। लिन युआन ने कहा, बाकी कीड़ों को इग्नोर करो, सिर्फ सबसे ऊपर मौजूद लेवल 3 इंसेक्ट पर ध्यान दो। तभी एक अजीब क्रीचर दिखाई दिया। उसके शरीर पर चमकता हुआ हरा सेमी ट्रांसपेरेंट शेल था। साउंड ने उसे पहचान लिया। वो था एसिड सैक बग। इसके बाद उसने जमीन पर एक विशाल काला बीटल देखा। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े स्पाइक्स थे और उसके चारों ओर सैकड़ों छोटे कीड़े घूम रहे थे। उसने उसकी पहचान स्पाइन स्पाइक बीटल के रूप में की। ये सुनकर जांग शाओ उत्साहित होकर बोला, अगर सिर्फ यही थ्रेट है तो हमारे गोल्ड टियर फे इन्हें आसानी से संभाल लेंगे। लिन युआन ने रिपोर्ट सुनकर कहा, रिकॉनेसेंस पूरा हो गया, अब तुरंत वापस लौटाओ। लेकिन तभी साउंड की आंखें अचानक फैल गईं। उसने घबराकर कहा, वहां कुछ और भी है। एक काली लाइन जैसी प्रेजेंस। ये सुनते ही लिन युआन का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा खतरा है। उसने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, साउंड अभी तुरंत वापस लौटो। अगले ही पल साउंड सुरक्षित वापस लिन युआन के पास पहुंच गया। लिन युआन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा काम किया।